नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे का यह कृषि तथा व्यापार जगत से जुड़ा हुआ विश्लेषण। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस क्या कहती हैं। 2025 में वियतनाम ने 80 लाख टन से अधिक चावल निर्यात किया। इंडोनेशिया 2026 में एशियान देशों से चावल आयात बंद करेगा। जीआई केले को निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी। प्रदूषण कम करने के लिए प्रीकास्ट और स्टील निर्माण को बढ़ावा देने की सलाह। अब चलिए विस्तार से देखते हैं इन खबरों का पूरा विस्तृत विश्लेषण। वर्ष 2025 में वियतनाम ने चावल के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वियतनाम के कस्टम्स विभाग के अनुसार साल 2025 के दौरान देश ने 8.6 मिलियन टन से अधिक चावल का निर्यात किया। इस निर्यात से वियतनाम को लगभग 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। हालांकि अगर पिछले वर्ष से हम इसकी तुलना करें तो यह आंकड़े कुछ कमजोरी भी दर्शाते हैं। साल 2024 की तुलना में 2025 में चावल के निर्यात की मात्रा में 10.8% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निर्यात मूल्य के लिहाज से यह गिरावट और भी अधिक रही, जो लगभग 27.6% तक पहुंच गई। खरीदार देशों की अगर हम बात करें तो फिलीपींस वियतनाम का सबसे बड़ा चावल आयातक बना रहा। फिलीपींस ने वियतनाम के कुल चावल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा खरीदा। जी हाँ, 40%, जो मात्रा के हिसाब से 3.2 मिलियन टन से अधिक है। वहीं साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 में निर्यात के मोर्चे पर तेजी भी देखने को मिली। दिसंबर महीने में ही वियतनाम से 5,22,387 टन चावल का निर्यात हुआ। यह आंकड़ा नवंबर 2025 की तुलना में करीब 39.6% अधिक रहा। कुल मिलाकर यह निर्यात आंकड़ा वियतनाम की मजबूत चावल उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। वियतनाम दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातकों में शामिल है। साल 2025 में कुल चावल निर्यात 8 मिलियन टन से अधिक रहा। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष यानी 2024 के करीब 9 मिलियन टन के निर्यात से कम है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण रहे वैश्विक चावल कीमतों में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर मांग। वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों में स्पष्ट गिरावट देखी गई। उदाहरण के तौर पर 5% ब्रोकन राइस की कीमत घटकर 360 से 365 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पहुंच गई। इस मूल्य गिरावट का सीधा असर वियतनाम के कुल निर्यात राजस्व पर पड़ा। मांग की बात करें तो फिलीपींस से चावल की खरीद में लगभग 24% की कमी आई। यह कमी वियतनाम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, क्योंकि फिलीपींस उसका सबसे बड़ा खरीदार रहा। हालांकि चीन, अफ्रीकी देशों और बांग्लादेश जैसे बाजारों से कुछ हद तक राहत उसे जरूर मिली। पहले के अनुमानों में साल 2025 के लिए 8.8 मिलियन टन तक निर्यात की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वास्तविक आंकड़े इन अनुमानों से कम रहे। यह स्थिति वैश्विक आपूर्ति अधिकता और तेज होती प्रतिस्पर्धा की ओर भी इशारा करती है। खासतौर पर भारत और थाईलैंड जैसे देशों से मिल रही कड़ी चुनौती वियतनाम के लिए एक अहम कारण रही। इसके बावजूद वियतनाम ने थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनने का लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन कीमतों में गिरावट के कारण इस उपलब्धि का पूरा लाभ उसे नहीं मिला। यह निर्यात वियतनाम की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र वियतनाम के सफल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है और लाखों किसानों को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि निर्यात राजस्व में 27.6% की गिरावट का सीधा असर किसानों की आय पर भी पड़ सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। वैश्विक स्तर पर देखें तो यह स्थिति चावल बाजार में एक तरह की स्थिरता बनाए रखती है, लेकिन कीमतों में गिरावट के कारण अन्य चावल निर्यातक देशों के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए, जो 2025 में 11 मिलियन टन से अधिक चावल का निर्यात कर रहा था। आयातक देशों की बात करें तो फिलीपींस जैसे बाजारों को सस्ता चावल उपलब्ध होना फूड सिक्योरिटी के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि वियतनाम के लिए यह स्थिति दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है। यदि वैश्विक मांगे कमजोर बनी रहती हैं तो पर्यावरणीय प्रभावों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी जैसे कारक भविष्य के चावल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति वियतनाम को उच्च गुणवत्ता वाले चावल जैसे जैविक या विशेष किस्मों के उत्पादन पर अधिक फोकस करने के लिए प्रेरित कर सकती है, ताकि निर्यात
मूल्य बढ़ाया जा सके। मेरे विचार से 2025 में वियतनाम का चावल निर्यात अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैश्विक आर्थिक मंदी और चावल की कीमतों में गिरावट के बावजूद 8 मिलियन टन से अधिक निर्यात करना वियतनाम की मजबूत उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। हालांकि निर्यात से होने वाली आय में तेज गिरावट चिंता का विषय है। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि केवल मात्रा पर निर्भर रहना लंबी अवधि में सफिशिएंट नहीं होगा। अब जरूरत है मूल्य वृद्धि और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देने की। वियतनाम को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे इजराइल के साथ समझौते हुए का बेहतर उपयोग करते हुए नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए। इसके साथ ही सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना भी जरूरी है ताकि जलवायु जोखिमों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। इंडोनेशिया ने साल 2026 में एशियान देशों से चावल आयात बंद करने का फैसला किया है। यह खबर एशियाई चावल बाजार में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। साथ ही यह भारत के चावल निर्यातकों के लिए एक अहम संकेत भी है, खासतौर पर उस समय जब हम वियतनाम के निर्यात में गिरावट, भारत के रिकॉर्ड चावल निर्यात उछाल और तेज होती वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। इंडोनेशियाई सरकार ने राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांटो के नेतृत्व में साल 2026 के लिए चावल, टेबल शुगर और फीड कॉर्न के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध घरेलू उपभोग और औद्योगिक उपयोग दोनों पर लागू होगा। इस फैसले की मुख्य वजह है साल 2025 में रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन। 2025 में इंडोनेशिया का चावल उत्पादन करीब 34.71 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। वहीं राष्ट्रीय खपत लगभग 31 मिलियन टन तक रही। इस तरह से 3 से 4 मिलियन टन का सरप्लस तैयार हुआ। सरकार ने साल 2025 में एक भी चावल आयात नहीं किया। 2026 की शुरुआत में सरकारी स्टॉक, जिसमें बुलडॉग भी शामिल है, करीब 12.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसमें सरकारी रिजर्व 3.25 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर शामिल है। सरकार का कहना है कि यह नीति फूड सिक्योरिटी, किसानों की आय सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल टेंशन से बचने के लिए अपनाई गई है। हालांकि यहाँ एक विरोधाभास भी सामने आया है। सरप्लस होने के बावजूद घरेलू चावल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हार्वेस्टेड ड्राई ग्रेन यानी जीकेपी की कीमत बढ़कर 6500 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो पहले करीब 5000 रुपया प्रति किलो थी। वहीं रिटेल बाजार में मध्यम गुणवत्ता का चावल 15000 रुपया प्रति किलो से ऊपर बिक रहा है। जब मैं रुपया कह रहा हूं तो समझें कि ये इंडोनेशिया का रुपया है। इसकी वजह है सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बदलाव और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में असंतुलन। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। इंडोनेशिया के किसानों के लिए यह स्थिति सकारात्मक मानी जा रही है। सरप्लस और मजबूत घरेलू मांग से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। मिलर्स और प्रोसेसर्स को घरेलू सप्लाई से फायदा मिलेगा। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी से लागत भी बढ़ सकती है। एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर अवश्य खुल रहे हैं, क्योंकि सरकार 2026 में 10 लाख टन चावल निर्यात करने की योजना बना रही है। लेकिन भारत के चावल निर्यातकों, खास तौर पर नॉन बासमती सेगमेंट के लिए अप्रत्यक्ष असर देखा जा सकता है। इंडोनेशिया पहले भारत, वियतनाम और थाईलैंड से चावल आयात करता था। साल 2023 में इंडोनेशिया ने भारत से 2.46 लाख टन चावल आयात किया था। अब आयात बंद होने से हमारे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को उस बाजार में नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत के कुल चावल निर्यात, जो 2025 में 21.55 मिलियन टन रहा, उस पर इसका प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंडोनेशिया का आयात वैश्विक बाजार का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। लेकिन वैश्विक चावल कीमतों में और गिरावट आ सकती है। बिजनेस इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जोखिम यह है यहाँ पर कि पहले से ही निचले स्तर पर मौजूद वैश्विक कीमतें और दबाव में आ सकती हैं। इससे भारतीय निर्यातकों के प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंपटीशन के बीच में। लेकिन अवसर भी कम नहीं है। इंडोनेशिया में कीमतें बढ़ने से पड़ोसी एशियाई देशों और अफ्रीका में मांग बढ़ सकती है, जहां भारत की स्थिति पहले से ही मजबूत है। साथ ही इंडोनेशिया का निर्यात शुरू होना वैश्विक सप्लाई को बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक होने के नाते भारत इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। सवाल उठता है कि ऐसे में भारतीय निर्यातकों को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में भारतीय निर्यातकों को मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने का प्लान करना चाहिए। फोर्टिफाइड
टेक्सटाइल्स जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में निवेश बढ़ाना चाहिए और हेजिंग टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी राय में इंडोनेशिया की यह स्वावलंबी नीति सराहनीय है। यह दिखाती है कि मजबूत घरेलू उत्पादन और सरकारी समर्थन से आयात निर्भरता खत्म की जा सकती है। हालांकि सरप्लस के बावजूद घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी एक गंभीर चुनौती है जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस कंट्रोल सिस्टम की कमियों को उजागर करती है। भारत के लिए यह एक इंस्पिरेशन है। हम पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक और निर्यातक हैं, लेकिन वेयरहाउसिंग, सप्लाई चेन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके हम ऐसी स्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। सरकार को चाहिए कि डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए नए बाजार खोले और बजट में एग्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बढ़ाएं। कुल मिलाकर यह खबर एशियाई चावल बाजार में नई डायनेमिक्स लेकर आ रही है, जहां कंपटीशन तो बढ़ेगा लेकिन भारत मजबूत स्थिति में नजर आता है। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि स्वावलंबी नीतियां वैश्विक व्यापार की दिशा कैसे बदल रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के जीआई टैग प्राप्त केलों को अब निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी तेज की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है देश के विशिष्ट भौगोलिक पहचान वाले केलों को वैश्विक बाजार में अलग पहचान दिलाना। जीआई टैग का मतलब है उस क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और पारंपरिक खेती पद्धति से जुड़ा हुआ विशेष उत्पादन। सरकार और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियां अब जीआई केले की ट्रेसेबिलिटी, गुणवत्ता मानकों और एक्सपोर्ट रेडी सप्लाई चेन पर फोकस कर रही हैं। इसका बैकग्राउंड यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है, लेकिन निर्यात में उसकी हिस्सेदारी अब भी सीमित रही है। इसी अंतर को पाटने के लिए जीआई केले को एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में पोजीशन करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के लिए यह पहल सीधे तौर पर बेहतर दाम और स्थिर मांग का रास्ता खोल सकती है। जीआई टैग के साथ केले की पहचान मजबूत होने से फार्म गेट प्राइस में सुधार संभावित है। पैक हाउस, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े मिलर्स और एग्री प्रोसेसर्स को अतिरिक्त काम और मूल्य संवर्धन के अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए यह मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशियाई बाजारों में प्रीमियम सेगमेंट खोल सकता है। एमएसएमई स्केल पर पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन से जुड़े उद्यमों को सीधा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर यह मॉडल सफल रहता है तो भारत के फल निर्यात पोर्टफोलियो में केले की हिस्सेदारी मजबूत हो सकती है। अब इसके जोखिम की बात करें कि जोखिम इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी चुनौती है क्वालिटी कंसिस्टेंसी। निर्यात बाजार में साइज, शेल्फ लाइफ और रेजिड्यू मानकों में जरा सी चूक कंसाइनमेंट को रोक सकती है। लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन की लागत भी एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए दबाव बन सकती हैं, लेकिन अवसर इससे कहीं बड़े हैं। जीआई टैग भारतीय केले को सामान्य कमोडिटी से प्रीमियम प्रोडक्ट में बदल सकता है। यह ब्रांड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर मार्जिन का रास्ता खोलता है। सुझाव यही है कि निर्यातक क्लस्टर आधारित एक्सपोर्ट मॉडल अपनाएं, एफपीओ के साथ सीधे काम करें और प्रारंभिक चरण में नजदीकी और भरोसेमंद बाजारों पर फोकस करें। मेरी समझ में जीआई केले को निर्यात से जोड़ने की पहल दिशा के लिहाज से पूरी तरह सही है। यह भारतीय कृषि को मात्रा आधारित मॉडल से मूल्य आधारित की ओर ले जाती है, यानी कि क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ले जाती है। हालांकि सिर्फ जीआई टैग अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग लैब और एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स पर समानांतर निवेश करना होगा। साथ ही किसानों और छोटे निर्यातकों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग देना जरूरी है। कुल मिलाकर यह पहल बहुत सकारात्मक है, लेकिन इसे टिकाऊ बनाने के लिए नीति और क्रियान्वयन दोनों में लगातार समर्थन जरूरी होगा। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि भारत अब कृषि निर्यात में मात्रा के साथ साथ पहचान और मूल्य पर भी फोकस कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रीकास्ट और स्टील आधारित निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। यह सुझाव तेजी से बढ़ते शहरी निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और निर्माण गतिविधियों से हो रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए सामने आया है। पारंपरिक निर्माण पद्धतियों में सीमेंट, रेत और साइट पर होने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण धूल और कार्बन उत्सर्जन काफी अधिक होता है। इसके विपरीत प्रीकास्ट और स्टील कंस्ट्रक्शन में फैक्ट्री आधारित निर्माण होता है, जिससे निर्माण स्थल पर प्रदूषण काफी हद तक कम किया जा सकता है। किसानों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है, लेकिन बेहतर शहरी
पर्यावरण और कम प्रदूषण लंबी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों तक सकारात्मक असर डाल सकता है। सीमेंट मिलर्स के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण संकेत है, क्योंकि प्रीकास्ट और स्टील निर्माण बढ़ने से सीमेंट की मांग पर दबाव आ सकता है। वहीं स्टील उद्योग के लिए यह एक बड़ा अवसर है। भारत का स्टील उत्पादन पहले ही 100 मिलियन टन से ऊपर है और इस नीति से घरेलू मांग और बढ़ सकती है। एक्सपोर्टर्स के लिए प्रीकास्ट एलिमेंट्स और स्टील स्ट्रक्चर जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में निर्यात अवसर खुल सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रीकास्ट यूनिट, स्टील फैब्रिकेशन और सप्लाई चेन से जुड़ी हुई नई व्यावसायिक संभावनाएं तैयार हो सकती हैं। कुल मिलाकर निर्माण क्षेत्र में इस बदलाव से औद्योगिक उत्पादन और निर्यात पोर्टफोलियो दोनों में डाइवर्सिफिकेशन आ सकता है। लेकिन इसके रिस्क क्या हैं? इसके रिस्क हैं प्रीकास्ट और स्टील निर्माण की शुरुआती लागत पारंपरिक निर्माण की तुलना में अधिक हो सकती है, जिससे छोटे बिल्डर्स हिचकिचा सकते हैं। लेकिन अवसर यह है कि लंबी अवधि में तेज निर्माण, कम वेस्टेज और कम प्रदूषण से कुल लागत कम हो सकती है। यदि सरकार प्रीकास्ट और स्टील आधारित निर्माण के लिए टैक्स इंसेंटिव्स, सस्ती फाइनेंसिंग और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रदान करे ताकि इस तकनीक को तेजी से अपनाया जा सके। मैं समझता हूं प्रदूषण कम करने के लिए प्रीकास्ट और स्टील निर्माण को बढ़ावा देना एक दूरदर्शी और व्यवहारिक कदम है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा बल्कि निर्माण क्षेत्र को अधिक कुशल और आधुनिक भी बनाएगा। हालांकि चुनौती यह रहेगी कि नीतियां कागजों तक सीमित न रहें और जमीनी स्तर पर छोटे बिल्डर्स और एमएसएमई तक इसका लाभ पहुंचे। सरकार को चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वित्तीय सहायता के जरिए इस बदलाव को समावेशी बनाया जाए। दोस्तों, ये खबरें दिखाती हैं कि वैश्विक अनिश्चितताएं हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रभावित कर रही हैं। भारत मजबूत स्थिति में है, लेकिन स्मार्ट रणनीति जरूरी है। अपनी राय जरूर शेयर करें कि आपको हमारा यह विश्लेषण कार्यक्रम कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों, और हम कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।